बनाया जाता है। तो बात करें हम अगर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की, तो छत्तीसगढ़ का जो मेरे प्यारे साथियों स्थापना दिवस बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर को बनाया जाता है। 1 नवंबर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित आपके स्थापना वर्षों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अगर हम स्थापना दिवस की बात करें, तो आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर आपका 1956 को आंध्र प्रदेश आपका क्या बना था, एक राज्य बना था। यानी 1 नवंबर को आपका आंध्र प्रदेश दिवस बनाया जाता है। बात करते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना दिवस आपका 2 जून बनाया जाता है। 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना एक राज्य बना था। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दिवस जो बनाया जाता है आपका 20 फरवरी को बनाया जाता है, और 1987 में अरुणाचल प्रदेश आपका एक राज्य बन गया था। अगला है आपका गोवा राज्य। तो गोवा दिवस जो बनाया जाता है आपका 30 मई को बनाया जाता है, और 1987 को गोवा राज्य एक नया राज्य बन गया था। अगला है आपका गुजरात। तो गुजरात दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 1 मई को बनाया जाता है, और 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को गोवा राज्य एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कहाँ से अलग करके, महाराष्ट्र से अलग करके। अगला है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य आपका जो दिवस बनाया जाता है 1 नवंबर को बनाया जाता है, और 1966 में हरियाणा राज्य भी एक नया राज्य बना था। अगला है आपका झारखंड राज्य। तो झारखंड दिवस जो बनाया जाता है आपका 15 नवंबर को बनाया जाता है, और 2000 में आपका झारखंड को अलग कर दिया गया था। किससे, बिहार से किया गया था या छत्तीसगढ़ से? कमेंट बॉक्स में बताएं कि झारखंड राज्य को बिहार से किया गया था, छत्तीसगढ़ से। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, आप इसे बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताइएगा, झारखंड राज्य को बिहार से अलग किया गया था या छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य दिवस जो बनाया जाता है आपका 1 मई 1960 से आपका बनाया जाना चालू हुआ है। यानी महाराष्ट्र अगर हम राज्य दिवस की बात करें तो 1 मई इसका सही जवाब होगा। वहीं पर उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 में क्या है, उत्तराखंड नया राज्य बना था, और उत्तराखंड दिवस आपका 9 नवंबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, बाघ हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो आपकी जानकारी मिलने पर किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो अपनी नाइटहुड की जो उपाधि त्याग दी थी वह आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित उपाधियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये टॉपिक आपका एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है आपका भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। बात करते हैं स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला के नाम से, तो स्वर कोकिला जो कहा जाता है, स्वर कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। बात करते हैं, अगला है आपका भारत कोकिला। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला आपका सरोजिनी नायडू को, स्वर कोकिला आपका लता मंगेशकर को कहा जाता है। मैडम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका एलिजाबेथ प्रथम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मैडम क्वीन। तो मैडम क्वीन के नाम से आपका क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका एलिजाबेथ प्रथम को नाम जाना जाता है। तोता ए हिंद की उपाधि, तोता ए हिंद की उपाधि किसके पास थी? तो तोता ए हिंद की जो उपाधि थी वह आपकी अमीर खुसरो के पास थी। लेकिन आपका कॉर्पोरल किसके नाम से था? नेपोलियन। कश्मीर का अकबर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका जैनुल अब्दाली को क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर। ताऊ की संज्ञा किसे दी गई थी? तो चौधरी देवी लाल को जो दी गई थी, ताऊ की संज्ञा दी गई थी। अगला है आपका पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोकनायक आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा।
बात करें बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। आपका देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शांति पुरुष आपका लाल बहादुर शास्त्री, देश बंधु आपका चित्तरंजन दास, बापू महात्मा गांधी। और युग पुरुष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युग पुरुष की संज्ञा किसे दी गई थी, तो युग पुरुष की जो संज्ञा दी गई थी महात्मा गांधी को दी गई थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बात करें हम विषाणुओं के अध्ययन की, तो विषाणुओं के अध्ययन को जो कहा जाता है आपका वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के नाम से, यानी वायरोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण विज्ञान के कुछ विभिन्न शाखाओं के बारे में जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है आपका, अगर आपसे पूछा जाए हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ओस्टियोलॉजी क्या कहा जाता है? आपका हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ओस्टियोलॉजी आपका हड्डियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला है आपका मिट्टी का अध्ययन, तो पेंडोलॉजी, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहला जाता है? आपकी मिट्टी का अध्ययन जो कहला जाता है पेंडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन कहला जाता है। यूरेनासी सिस्टम आपका का अध्ययन की बात करें तो ये आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं का अध्ययन, तो मेरे प्यारे साथियों बताइए विषाणुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो वायरोलॉजी, वायरोलॉजी आपका विषाणुओं का अध्ययन कहा जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका वायरोलॉजी, सॉरी हमने गलत बता दिया था, तो यही तो बताया था वायरोलॉजी, एक ही विकल्प, हाँ यही सही होगा, वायरोलॉजी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा विज्ञान की आपका अध्ययन, तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जो अध्ययन होता है वह आपका इम्यूनो आपका लॉजी हो जाएगा। बात करें मांसपेशियों का अध्ययन, तो आपका मायोलॉजी हो जाता है। भ्रूण का अध्ययन की बात करें आपका एम्ब्रियोलॉजी हो जाएगा। कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी हो जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा दी गई हैं जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट था, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासनकाल या शासक निम्नलिखित में से कौन सा? क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था आपका ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सभी साम्राज्य यानी सभी वंश के आपके प्रथम शासक, अंतिम शासक और उनकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम आपके लिए कुछ आपके महत्वपूर्ण शासक, राजवंश और आपकी राजधानी लेकर आए हैं जो आपके लिए सेलेक्टेड है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसे बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? आपको पता होना चाहिए। तो शिशुनाग वंश का अगर हम बात करें प्रथम शासक की, तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन है? शिशुनाग वंश का आपका प्रथम शासक हो जाएगा शिशुनाग। बात करते हैं अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन था? तो नंदी वर्धन आपका अंतिम शासक था। और बात करें इसकी राजधानी की, तो वैशाली आपकी इसकी राजधानी थी। बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शासक आपका बिंबिसार था। अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार, अंतिम शासक नागदशक। और बात करें राजधानी की, तो राजगृह यानी पाटलिपुत्र जो थी आपकी हर्यक वंश की राजधानी थी। आगे देखते हैं। अगला है आपका शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? आपका शिशुनाग। अंतिम शासक कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन। और राजधानी क्या है? वैशाली आपकी हो जाती है। इसी के साथ साथ बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश का प्रथम शासक कौन था? तो नंदवंश का प्रथम शासक या इनको हम संस्थापक भी बोल सकते हैं, कौन था? महापद्म नंद। कौन था? महापद्म नंद था। और अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था? धनानंद आपका अंतिम शासक था। यहीं पर अगर इनकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र इसमें आपकी राजधानी हो जाएगी। अगला है आपका मौर्य वंश। बात करें मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश का आपका प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था आपका चंद्रगुप्त आपका जो था मौर्य वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक कौन था? तो ब्रह्मदत्त आपका अंतिम शासक था। बात करें मौर्य वंश की राजधानी की, तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? मौर्य वंश की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? मौर्य वंश की अगर राजधानी की बात करें तो मौर्य वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र आपकी मौर्य वंश की राजधानी हो जाती है। अगला है आपका शिशुनाग वंश।
बात करें अगर हम शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग वंश का आपका प्रथम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक आपका पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग आपका शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक की बात करें तो आपका अंतिम शासक कौन था? देवभूति शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। यहीं पर राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र या विदासा जो थी आपकी क्या थी? राजधानी थी, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका सातवाहन वंश। बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सातवाहन का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? शिशुमुख। अब सतकर्णी क्या था? अंतिम शासक था। और प्रतिष्ठान आपकी क्या हो जाएगी? सातवाहन वंश की राजधानी हो जाती है। यहीं पर बात करें आपका कर्ण आपका कुषाण वंश, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किससे? कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश के अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? केड फिसस प्रथम जो था आपका कुषाण वंश का प्रथम शासक था। यहीं पर अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक आपका वसुदेव आपका अंतिम शासक हो जाएगा। बात कर ले राजधानी की, तो राजधानी क्या थी? पेशावर आपकी राजधानी थी। अगला है आपका शुंग वंश। कौन सा? वो सॉरी गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का शासक कौन था? प्रथम आपका गुप्त, श्रीगुप्त। अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त तृतीय। और राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इनके संस्थापक भी तो पूछे जाते हैं, तो जो इनके लगभग आपके प्रथम जो 90% अगर हम माना जाए तो 90% आपके वंशों के आपके जो होते हैं संस्थापक वही होते हैं जो इनके प्रथम आपके क्या होते हैं? शासक होते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लगभग 90%, 100% तो हम इनको कह नहीं सकते। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐसे वंश थे, लगभग 9 के 9 वंश ऐसे थे जहां से आपको आरपीएफ परीक्षा यानी रेलवे परीक्षा में 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। या ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से जल्दी ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वह है आपकी 639 आपकी मांसपेशियां होती हैं, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ मानव शरीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात कर ले, मनुष्य का हृदय धड़कता है, यानी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर, तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है श्वसन दर कितनी होती है? तो आपकी 16 से 18 बार। जो श्वसन मनुष्य होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार आपने क्या है? सांसें लेता है। बात करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका आपका 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी की, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर आपकी जांघ में सबसे बड़ी हड्डी है। बात करते हैं सबसे छोटी हड्डी की, तो स्टेपीज आपकी सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी, जो कान में पाई जाती है, यानी कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़े की हड्डी होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं सब शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो एनोमील जो होता है शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो होता है आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो केलोलॉजी द्वारा किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 20 से आपका 80 मिली में होता है। और आपके शरीर के रक्त आपका इसके समय कितना हो लगता है? तो इसमें जो शरीर का जो रक्त संचरण में जो समय लगता है, यानी रक्त भ्रमण में जो समय लगता है, वह आपका 23 सेकंड का। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आरपीएफ परीक्षा के लिए आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन भी होने वाला है। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण, तो दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण कराया था किसने कराया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण आपको पता होना चाहिए, शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने कराया था, यानी शाहजहां। ए विकल्प आपको दिया गया है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कि कौन सा किला आपका कहां पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण आपके ऐतिहासिक स्मारक जो हैं उनके बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
जैसे पहला बन जाता है आपका हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ पर है, ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। शांति वन कहाँ पर है, आपका दिल्ली में स्थित है। आप कलम मंदिर की बात करें, दिल्ली में है। और आपका लोधी गार्डन भी आपका दिल्ली में है। उसी के बाद आपका जंतर मंतर मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका दिल्ली में है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इनके निर्माता कौन है, जैसे हुमायूं का मकबरा किसने बताया, तो ये जो बताएंगे हम मेरे प्यारे साथियों अगली वीडियो में बताएंगे। अगर इसी वीडियो में हमने ये भी बता दिया कि ये बनवाया किसने था, तो आप ये भूल जाओगे कि यह कहाँ पर है। तो पहले आप ये याद कीजिएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, जैसे दिल्ली में है, फिर हमें इसे बताएंगे कि किसने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाओं की बात करें आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। गोलकुंडा की बात करें हैदराबाद। और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में है। उसी के साथ साथ बात करें कच्छ के महान रण की, तो आपका गुजरात में स्थित है। बदेश्वर मंदिर की बात करें आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसी के साथ साथ लाल बाग गार्डन की बात करें आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की बात करें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अमृतसर में स्थित है। बुलंद दरवाजा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका रेलवे एग्जाम बहुत पूछता है, आपका राजस्थान में स्थित है। पुष्कर की झील की बात करें आपका अजमेर में है। और लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके स्मारक मंदिर और महत्वपूर्ण आपके शब्द दिए गए थे, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ लेता है कि कौन सी चीज कहां पर स्थित है। तो आपको इसी के साथ साथ इन्होंने निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है, तो संगठन से संबंधित भी आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। और 100% आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है अगर हम चारों विकल्पों में से बात करें तो आपका इसमें AMN आपका ST इंटरनेशनल का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA, यानी ये सुमेलित नहीं है। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में, जहां से संबंधित आपको अक्सर आपके रेलवे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला मुख्यालय देखते हैं, पहला संगठन देख लेते हैं आपका यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इनकी स्थापना भी तो पूछी जाती है। इनकी स्थापना जो है आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी या आने वाले क्वेश्चनों में मिलेगी, क्योंकि अगर हम इसी टाइम पर स्थापना बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पहले आप क्या करना है, इनका मुख्यालय याद कीजिएगा। जैसे पहला है आपका यूरोपीय संघ, आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें आपका जिनेवा इसका मुख्यालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC में है। आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में है। सही संघीय सहयोग संगठन की बात करें बीजिंग चीन में है। और आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, इसका भी न्यूयॉर्क में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें, इसका मुख्यालय भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण संगठन और उनके मुख्यालय दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका NTPC 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, भारत आपका 7वें पर आता है। तो आपको 8वें का भी पता होना चाहिए और छठे का भी पता होना चाहिए कि कौन सा है। तो हम सभी को बताएंगे, मगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश। तो छठा सबसे बड़ा देश जो है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया बी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं उन सभी के बारे में। जैसे पहले पर कौन आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है, पहला है आपका रूस। दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका कनाडा। तीसरा कौन है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे की बात करें आपका चीन।
पाँचवें की बात करें आपका ब्राज़ील, छठे की बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर कौन आता है आपका भारत होता है और आठवें पर क्या आता है आपका अर्जेंटीना आता है। जैसे 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि आपका छठे स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो मैं मानता हूँ अब के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आठवें स्थान पर कौन सा है, तो आप नोट करेंगे अर्जेंटीना को आपको याद कर कर जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको आठवें के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आठवें से संबंधित आपको क्वेश्चन बन सकता है और पहले आपको पहले के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको छठे से तो संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको आठवें को याद कर कर जाना होगा अगर आप आरपीएफ परीक्षा देने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपका दांडी नमक सत्याग्रह। तो बात करें जो दांडी नमक सत्याग्रह था मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपका प्रारंभ हुआ था आपको पता होना चाहिए आपका 1930 में प्रारंभ हुआ था, यानी 1930 आपको ए विकल्प में आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने एक क्वेश्चन का जवाब आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा अगर आप भी उस क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण आपकी घटनाओं के बारे में, जिससे आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अक्सर ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे पहले हम बात करें बंग भंग आंदोलन की, तो आपका बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था। बात करते हैं मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। बात करें कांग्रेस का बंटवारा, तो कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था या कांग्रेस विभाजन भी बोल सकते हैं, तो आपका 1907 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी आपकी 1916 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बात करें लखनऊ पैक्ट की, तो लखनऊ पैक्ट जो हुआ था आपका दिसंबर 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आपका माउंटेन्यू घोषणा जो हुई थी 20 अगस्त 1917 को आपको माउंटेन्यू घोषणा हुई थी। बात करें नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में आई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें साइमन कमीशन का भारत में आगमन, तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वह तो आपका 1927 में हुआ था और भारत में जो आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 में हुआ था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी 8 नवंबर 1927 को आपकी साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना, तो आपकी अक्टूबर 1924 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1923 को हुई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में मिलता है, आपको इन फैक्टों के बारे में पता होना चाहिए। और मेरे प्यारे साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और पीडीएफ का लिंक भी आपको शायद आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हम उस पर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कवर कराते हैं, जिससे आपका जीके जीएस का और भी अधिक रिवीजन होगा। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रांति का जन्म हुआ, तो हरित क्रांति का जन्म कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आपको पता होना चाहिए आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना के बारे में और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट उनके उद्देश्य के बारे में, क्योंकि उद्देश्य से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि की प्राथमिकता इसमें जो दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो कहा गया था आपका उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो थी उद्योग क्षेत्र पर प्राथमिकता थी और प्रथम पर आपकी कृषि पर प्राथमिकता थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि और उद्योग, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो था दोनों उद्देश्य था।
चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना जो कहा गया था आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था आपको पता होना चाहिए उद्देश्य था। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा या आत्मनिर्भरता को हटावा, जो इसमें कहा गया था आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी की बात करें तो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय के रोज में ही थी। आपकी सातवीं में जो थी रोजगार, उत्पादकता और आपका फूड प्रोडक्शन, ये सभी जो थी आपकी छठी पंचवर्षीय सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जनसंख्या जो नियंत्रण था वह आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें प्रतिशत की विकास दर को, आपका इसमें जो था नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास जो था आपका लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो व्यापक और तेजी से विकास, व्यापक और तेजी से विकास जो था आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। वहीं पर 12वीं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता का विकास जो था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है, उनका शासनकाल भी आपके सामने है, यानी आपका जो डेट है वे भी आपके सामने है और उनके उद्देश्य भी आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग से। PDF तो आपको डाउनलोड करनी है, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप पहले भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो। किस भारतीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध नृत्यक थे, तो ये जो थे आपके कथक से थे। कथक आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जहां से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के आपके शास्त्रीय नृत्य के भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, तमिलनाडु का है। बात करें कथक, तो कथक कहाँ का है? उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत का आपका कथक है, उत्तर प्रदेश भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। कथकली की बात करें तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है आपका केरल का है। वहीं पर कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका दोनों का ही शास्त्रीय नृत्य है, मगर अधिकांश जो मिलता है आंध्र प्रदेश आपको मिलता है। बात करें ओडिसी की, आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है और आपका शास्त्रीय कहाँ का है? ये आपका असम का लोक नृत्य है। तो ये कुछ आपके शास्त्रीय नृत्य थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो विश्व की अगर हम सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला था। और एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन शो होने वाला है, तो क्वेश्चन पर बने रहिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली आपकी लोकसभा अध्यक्ष, भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत में, ध्यान से पढ़िएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका लीला सेठ, और पांचवा ऑप्शन भी आपको दे देते हैं बिछेंद्री पाल। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार ऑप्शन फिर से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है आपका मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है आपका रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है आपका राधाबाई शुवर्लियम, और पांचवा ऑप्शन है आपका बिछेंद्री पाल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 2 बार हमने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इन दोनों वीडियो को देखना ना भूलें जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है।